So force on a current carrying conductor placed in a uniform magnetic field. तो बेसिकली क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ से कि लॉरेंटिज मैग्नेटिक फोर्स में हमने देखा कि जब भी कोई चार्ज मूविंग चार्ज हम प्लेस करते हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में, दैट चार्ज एक्सपीरियंसेस ए मैग्नेटिक फोर्स कॉल्ड लॉरेंटिज मैग्नेटिक फोर्स। तो उसी हिसाब से अगर हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर लेंगे, अब चूंकि करंट कैरिंग कंडक्टर में भी चार्जेस मोशन में होती है, पर्टिकुलरली फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो अगर हम उस करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसमें जो चार्जेस मूव होती है तो वो भी आ जाएंगी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। तो वो हर कोई चार्ज जो है वो एक्सपीरियंस करेगी मैग्नेटिक फोर्स। सो दैट मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एवरी चार्ज दैट्स फ्लोइंग इन दैट वेरी कंडक्टर, ठीक है ना। तो वो तमाम फोर्स जो एक्सपीरियंस करेंगी वो मूविंग चार्जेस, so that will be exhibited by this conductor as a force on the conductor। तो उसी के हिसाब से हमें देखना है कि एक्सप्रेशन क्या है उस फोर्स के लिए। तो फिर से एक बार आपको क्वेश्चन बताते हैं कि जब भी कोई चार्ज, पर्टिकुलरली मूविंग चार्ज, ठीक है ना, क्योंकि चार्ज अगर रेस्ट में होगी तो वो मैग्नेटिक फील्ड को जन्म नहीं देती है, ये हमने देखा पिछले लेक्चर में जब हमने लॉरेंटिज मैग्नेटिक फोर्स पढ़ा है, ठीक है। तो उसमें हमने क्या देखा कि कोई मूविंग चार्ज जब होती है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, दैट एक्सपीरियंसेस मैग्नेटिक फोर्स। कितना, तो कितना मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करती है वो आपने उस दिन एक्सप्रेशन निकाली, दैट इज F इक्वल्स Q V क्रॉस B, आपको याद आया होगा लॉरेंटिज मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो अगर चार्ज Q है, इट इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड B, if the charge is moving with a velocity v, and then this charge which is placed in a magnetic field, moving charge, it experiences a magnetic force this much। तो कोई भी चार्ज जब मोशन में होती है मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे उस चार्ज को, तो दैट विल एक्सपीरियंस फोर्स। अब आज एक चार्ज की बात नहीं चल रही है, तो करंट कैरिंग कंडक्टर की बात चल रही है। क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर जो है उसमें चूंकि करंट चल रही है, लेकिन करंट क्यों चल रही है? बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब फ्री इलेक्ट्रॉन है क्या? वो तो चार्ज है। तो इसका मतलब है, मान लेते हैं कि अगर 10 फ्री इलेक्ट्रॉन इस हमारे कंडक्टर में, जो मैंने यहाँ दिखा दिया, अगर 10 फ्री इलेक्ट्रॉन चलते हैं, है ना, तो वो 10 फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब है वो 10 चार्जेस मोशन में है। और चूंकि कंडक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड में है, तो वो चार्ज जो है 10 की 10 चार्जेस वो भी मैग्नेटिक फील्ड में है। सो एवरी चार्ज विल एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स एज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। वो तमाम फोर्स जो है वो कहां जाएगा? सो ये कंडक्टर जो है वो तमाम फोर्स, जो चार्जेस इसमें है, वो जो तमाम फोर्स एक्सपीरियंस करेंगी तमाम चार्जेस, तो वही फोर्स, ठीक है ना, नजर आएगा एज फोर्स ऑन द कंडक्टर, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास एक सिंपल टेक्निक रहेगी इस एक्सप्रेशन को निकालने के लिए कि हम इस कंडक्टर को छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट्स में तब्दील करेंगे और उस लेंथ एलिमेंट में देखेंगे कि उसमें कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक फ्री इलेक्ट्रॉन कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो हम लॉरेंटिज मैग्नेटिक फोर्स से देख लेंगे। और अगर हमें पता चला कि वो जो करंट एलिमेंट में यहां पर चूज करूंगा उसमें कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो मुझे पता है, तो उतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे वो मैं निकाल सकता हूं। तो हमारा अप्रोच यही रहेगा कि हम कोई करंट एलिमेंट लेंगे इस पूरे कंडक्टर का, कोई स्मॉल करंट एलिमेंट, ठीक है ना, लेंथ एलिमेंट, उसमें हम निकालेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, फिर देखेंगे वो कितने फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, फिर जाके आगे हम प्रोसेस करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर हम देखेंगे, मैंने यहां पर एक वर्ड इस्तेमाल किया, फोर्स हमें निकालना है और एक करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड? क्योंकि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी पढ़ा है, उसमें भी आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है और नॉन यूनिफॉर्म पढ़ा है। तो बिल्कुल जैसे वहां पर डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिफॉर्म, वैसे यहां भी मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म, डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी, और आपको पता है कि एक वेक्टर तब सेम रहता है जब वो मैग्नीट्यूड में एज वेल एज डायरेक्शन में सेम रहेगा। तो इस तरह यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया? हम बोलेंगे कि किसी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, अगर उस जगह के हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा, बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। हालांकि अगर मैग्नेटिक फील्ड हर जगह पर, मान लेते हैं ये जो बोर्ड यहां पर है, इसके हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 5 टेस्ला है, लेकिन अगर हर पॉइंट पर 5 टेस्ला है तो हम उधर ही नहीं कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ठीक है ना। क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पर सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गई तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गया, बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसलिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड किसी जगह तब होता है ना जब उस जगह के हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा, बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और अगर ऐसा है, चूंकि हमारा फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है, उसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मुझे कंडक्टर को रखना है। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे दिखाते हैं? बाय अ सेट ऑफ इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन। बिल्कुल जैसे आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाते हैं, वैसे हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करने का तरीका है पिक्टोरियल, दैट इट इज शोन बाय अ सेट ऑफ इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन। और यही मैंने यहाँ पर दिखा दिया, अगर आप देखेंगे ये तो ये रिप्रेजेंट करता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड हम बी से डिनोट करते हैं। और इसमें मैंने ये कंडक्टर रखा, ये देखिए, चलो इस कंडक्टर की पूरी लेंथ L है, ठीक है। इस कंडक्टर में करंट चल, क्योंकि जब इसमें करंट नहीं चलेगी फिर चार्जेस मोशन में नहीं होंगी। जब चार्ज मोशन में नहीं होगी, तो जब चार्ज मोशन में नहीं होती है, दैट चार्ज एक्सपीरियंस नो मैग्नेटिक फोर्स। तो आपने लॉरेंट्ज़ मैग्नेटिक फोर्स में पढ़ा है। तो इसलिए इस कंडक्टर में करंट चलती है, और करंट का डायरेक्शन आप देख रहे हैं, ये देखिए आज इस डायरेक्शन में करंट चल रही है, तो डेफिनेटली इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मोशन में होंगे, ठीक है ना। तो वही हम देखेंगे कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, सो दैट विल बी द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द कंडक्टर, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा कंडक्टर है, इसको हम डिवाइड करते हैं into infinitesimally small length elements, ठीक है। और एक लेंथ एलिमेंट में जहां पर चूज करता हूं, ये देखिए, एक लेंथ एलिमेंट मैंने लिया यहां पर, ये देखिए, तो मैं यहां पर इसको थोड़ा शेड करता हूं, ये देखिए, ये मैंने चूज किया, ये करंट एलिमेंट आप इसको बोल सकते हैं, या लेंथ एलिमेंट। ऐसे ऐसे बहुत सारे लेंथ एलिमेंट्स निकलेंगे मेरे कंडक्टर के। ये जो मेरा कंडक्टर है, इसका लेंथ कुछ भी हो सकता है, तो मैंने इसको छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट्स में तब्दील किया, देखिए ऐसे, ठीक है ना। तो वही मैंने, चूंकि जनरली कंडक्टर सिलेंड्रिकल होते हैं, तो मैंने वैसा ही दिखा दिया, मैंने सीधी लाइन नहीं दिखा दी। तो मैंने ये लिया वन सच करंट एलिमेंट ऑफ लेंथ DL। तो इतने DL यहाँ भी निकलेगा, एक और DL, तो इस तरह हमारे कंडक्टर की भी बहुत सारे DL निकलेंगे। तो मैंने चूज किया एक लेंथ एलिमेंट अपने कंडक्टर का। मैं पहले इसी लेंथ एलिमेंट को देखूंगा ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, फिर उसी को इंटीग्रेट करूंगा टू गेट द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस बाय द होल कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, ये जो हमारा कंडक्टर है, चूंकि हमने इसको सिलेंड्रिकल शेप का लिया है, तो सिलेंड्रिकल शेप का कंडक्टर जो है, इसकी लेंथ मैंने मान ली L, पूरी लेंथ, ठीक है। तो इसका ये हो गया एरिया क्रॉस सेक्शन, जो पाया उसका एक्चुअली होता है। चलो मैं मानता हूं A जो है इट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, ओके। और N मैं मानता हूं, ये आपने पहले यूनिट में जब आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन निकाली, वहां पर आपने ये टर्म यूज की है, स्मॉल n, एज फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द कंडक्टर। ये जो कंडक्टर यहां पर है, ये इसकी फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गया कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इस कंडक्टर में पर यूनिट वॉल्यूम, यानी इसके यूनिट वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, दैट्स कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सो n इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन नहीं, इसे फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही मोशन में होते हैं, वही कंडक्टर करंट को बनाते हैं, ठीक है ना। तो वही फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक, दैट्स लाइक इन्हीं की बात चलती है। सो n जो है ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन पूरे कंडक्टर में नहीं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, ओके। अच्छा, तो इसके बाद हमने एक रिलेशन देखी, अगर आपको याद होगा, बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वो ये है, हो सकता है इसकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी या नहीं भी पड़ेगी, लेकिन आपको याद आ जाएगा, I इक्वल्स ELA VD। इसमें जो टर्म्स हैं, एक्चुअली मुझे इनकी तरफ आपको ध्यान दिलाना, मुझे एक्सप्रेशन नहीं चाहिए था। ये करंट है which is flowing in a conductor, ये एक्सप्रेशन आपने निकाली जब आपने क्वेश्चन निकाला पहले यूनिट में, दैट फाइंड रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये एक्सप्रेशन आपने उसी दिन निकाली, ठीक है ना। I इक्वल टू ELA VD। I जो है ये करंट फ्लो होती है कंडक्टर में, E ये जो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, N वही मैंने आपको बताया अभी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, A it is area of cross section of your conductor which is actually equal to pi r square, then VD it is the drift velocity of the free electrons। आपको पता है drift velocity क्या है, drift velocity वो velocity free electrons की है कि जब हम उस कंडक्टर को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कनेक्ट करते हैं, बैटरी वगैरह के साथ, उस जो इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी जो होती है, उसको हम drift velocity बोलते हैं। या आपने उस दिन डेफिनेशन वगैरह पढ़ा है, तो हमें उसमें ज्यादा अभी नहीं जाना है, ठीक है, ओके। तो इसके बाद ये जो मैंने यहाँ लेंथ एलिमेंट लिया, ये वाला लेंथ एलिमेंट, ये आप मानते हैं कि ये देखिए आप, ये पूरा कंडक्टर है मेरा, ओके। अगर मैं इसका एक हिस्सा लेता हूँ, तो अगर ये पूरा कंडक्टर सिलेंड्रिकल शक्ल का है, तो अगर मैं इसका एक हिस्सा लेता हूँ ऑफ वेरी स्मॉल लेंथ DL, तो इसका ये हिस्सा भी सिलेंडर ही होगा। वो जो पूरे कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, अगर मैं इसका एक हिस्सा लेता हूँ, तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी यही होगा,
ठीक है। तो मुझे बताइए कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन अगर होगा, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, क्योंकि अगर चार्ज क्यों है, it is placed in a magnetic field B, the charge is moving with a velocity v, so it experiences this much force according to Lorentz magnetic force जो आपने पढ़ा है। अच्छा, अब मेरे पास मैं मान लेता हूं कि एक ही फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब एक फ्री इलेक्ट्रॉन की चार्ज कितनी है, E रादर माइनस, है ना। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन, मैं मानता हूं कि मैं आपको बोलूंगा इस एक्सप्रेशन को यूज करके मुझे बताइए अगर एक फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेगा किसी मैग्नेटिक फील्ड में, वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा बाय यूजिंग दिस रिलेशन, क्योंकि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये भी एक चार्ज है ना, तो इस पर चार्ज होती है इतनी, एक फ्री इलेक्ट्रॉन पर, है ना। तो चलो मैं मानता हूं ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये इस वेलोसिटी से चलता है कि नहीं, क्योंकि जब फ्री इलेक्ट्रॉन चलेगा ना वही तो करंट बनाएगा, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन चलते हैं एक कंडक्टर में, जब करंट चलती है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो उस वक्त वेलोसिटी होती है दैट्स कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दैट्स व्हाई मैंने माना कि इस इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है दैट्स वीडी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। अच्छा, so this is charged electron, this is the velocity of the electron. Now if this electron is placed in the magnetic field this, तो मैं मानता हूं अभी पूरा कंडक्टर नहीं है, मैं मानता हूं अभी एक ही इलेक्ट्रॉन चल रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो एक इलेक्ट्रॉन कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो मैं लिखूंगा F, ठीक है, F लिखूंगा मैं, F इक्वल स्मॉल f मैंने लिखा, एक इलेक्ट्रॉन, मैंने अभी कंडक्टर की बात नहीं की, अगर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है कोई भी चार्ज बाय यूजिंग लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स, चार्ज इनटू वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, तो चार्ज है इलेक्ट्रॉन पर माइनस ई, ओके, माइनस ई, फिर ब्रैकेट वेलोसिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड। अब वेलोसिटी जो इस इलेक्ट्रॉन की है वो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चलता है इलेक्ट्रॉन, जब करंट चलती है कंडक्टर में, वीडी इसीलिए लिखा ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर भी दी है, सो दिस वन आई विल कॉल दिस एज एक्सप्रेशन 1। तो दिस इज फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, है ना। हालांकि मुझे पूरा देखना, पूरा ये कंडक्टर कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो मुझे चाहिए पूरे कंडक्टर में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इसीलिए मैंने पूरा कंडक्टर जो है ये छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट्स में तब्दील किया। वन सच लेंथ एलिमेंट मैंने चूज किया ऑफ लेंथ डीएल। पहले मैं देखूंगा ये जो स्मॉल एलिमेंट मैंने लिया ऑफ लेंथ डीएल ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, लेकिन मुझे कब पता चलेगा ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, मुझे पहले पता होना चाहिए कि इस करंट एलिमेंट में टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो मुझे कैसे पता चलेगा इसमें कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। एन क्या मुझे देता है, एन मुझे देता है एक यूनिट वॉल्यूम, इस कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर मुझे इस लेंथ एलिमेंट डीएल का वॉल्यूम पता चले, ठीक है ना, फिर आगे जाके मैं यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन निकाल सकते इसमें। तो पहले मैं इस स्मॉल एलिमेंट, ये जो इस कंडक्टर का मैंने एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट लिया है ऑफ लेंथ डीएल, पहले मैं इसका वॉल्यूम निकालता हूं। मुझे बताइए, मैंने इसीलिए आपको बताया ये पूरा कंडक्टर सिलेंड्रिकल शक्ल का है ना, तो इसका एक पोर्शन मैंने लिया ऑफ लेंथ डीएल, तो ये भी सिलेंडर की शक्ल का हो गया। तो मैं इस सिलेंडर की बात करता हूं, इस सिलेंडर की, ये देखिए ये जो मैंने स्मॉल एलिमेंट लिया। चलो मैं आपको बाहर दिखाता हूं ये फिगर, ये देखिए बिल्कुल इस शेप का आपका ये लेंथ एलिमेंट है, ये देखिए, तो इसका ये लेंथ जो है ये डीएल है, और इसका ये जो बेस है, एक्चुअली दिस बेस इज पायर स्क्वायर है ना, सर्कल है ना, लेकिन यही मैंने मान लिया ए है, और ये आपको बता दिया। तो आप मुझे बताएंगे इसका वॉल्यूम कितना होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, एच मीन्स हाइट, अब हाइट इसकी डीएल है ना, डीएल, लेकिन पाई आर स्क्वायर जो होता है एक्चुअली पाई आर स्क्वायर इस बेस का एरिया होता है, व्हिच इज कॉल्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब इसके बदले में लिखूंगा पाई आर स्क्वायर बदले ए, दैट इज ए इनटू डीएल। तो ये एडीएल मुझे क्या देगा, वॉल्यूम ऑफ दिस लेंथ एलिमेंट। तो ये जो मैंने एक स्मॉल एलिमेंट लिया इस अपने कंडक्टर का, तो इसका वॉल्यूम ये होगा, दैट इज ए इनटू डीएल। तो मैं लिखूंगा यहाँ वॉल्यूम ऑफ लेंथ एलिमेंट। मैंने अभी पूरे कंडक्टर की बात नहीं किया, मैंने अपने कंडक्टर को छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट्स में तब्दील किया, और मैं एक लेंथ एलिमेंट की बात कर रहा हूं जिसका लेंथ डीएल है। ऐसे ऐसे डीएल इसमें बहुत सारे बनेंगे। तो इस एक लेंथ एलिमेंट जो मैंने चूज किया, ठीक है ना, तो इसमें कितने, इसका वॉल्यूम कितना होगा वो मैंने निकाला। तो वॉल्यूम ऑफ लेंथ एलिमेंट डीएल, तो कितना वॉल्यूम है इसका, दैट इज एडीएल। वॉल्यूम क्यूबिक यूनिट्स में होता है, तो इतने यूनिट्स वॉल्यूम है, याद रखना, मतलब ये 5 हो सकता है, 6 7, इतने यूनिट्स वॉल्यूम है आपके इस लेंथ एलिमेंट का। एक यूनिट वॉल्यूम में इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो इतने यूनिट्स वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज n into ADL, so that will give me total free electrons in this length element DL, ठीक है ना,
जैसे 1 मीटर कपड़े का कीमत 5 रुपया, तो 10 मीटर का कितना होगा, मल्टीप्लाई करो। जब आपको 1 मीटर का पता है, आप 10 मीटर का भी निकाल सकते हैं, 15 मीटर का भी निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है ना। इस तरह आपको पता है कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब आपने वॉल्यूम निकाला इस लेंथ एलिमेंट डीएल का, तो अगर एक यूनिट वॉल्यूम में इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो एडीएल है, ठीक है ना, इतने यूनिट वॉल्यूम में कितना फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, दैट इज एन इनटू ये वॉल्यूम इस लेंथ एलिमेंट का, ठीक है ना। दैट विल गिव मी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन दिस लेंथ एलिमेंट डीएल, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन डीएल। तो ये जो मैंने स्मॉल एलिमेंट चूज किया है, इसमें कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब चूंकि एक यूनिट वॉल्यूम में एन फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इतने यूनिट वॉल्यूम में होगा एन इंटू जीएल। सो दिस विल गिव मी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन दिस करंट एलिमेंट ऑफ लेंथ जीएल। अब मुझे मामला मेरा हल हो गया, मुझे निकला कि फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं मेरे इस लेंथ एलिमेंट डीएल में। अब एक फ्री इलेक्ट्रॉन इतना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो इतने फ्री इलेक्ट्रॉन कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। I will multiply this by equation 1. I will get the force experienced by this length element dl, ठीक है ना। तो वो मैं मानता हूं dl, अभी d मैंने इसलिए लिखा, अभी ये छोटा फोर्स है, क्यों, अभी क्योंकि मुझे फोर्स निकालना है कि पूरा कंडक्टर कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अभी मैं निकालता हूं कि इसका जो लेंथ एलिमेंट dl है ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। दैट्स व्हाई इट इज सच अ स्मॉल फोर्स, इट इज नॉट द टोटल फोर्स, दैट्स व्हाई मैंने d लिखा। सो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय करंट एलिमेंट, आप इसको करंट एलिमेंट भी बोलते हैं, इसको लेंथ एलिमेंट भी बोलते हैं। Force experienced by current element of length GL is that is force experienced by one electron। एक इलेक्ट्रॉन कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, इक्वेशन 1 में वो हमने निकाला। तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन इतना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो इतने फ्री इलेक्ट्रॉन कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, मल्टीप्लाई बाय NaGL। सो दिस विल गिव मी फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय करंट एलिमेंट ऑफ लेंथ GL। ओके, अब इसमें यहां पर एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम करते हैं। वो क्या है कि बेसिकली आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट दैट ऑफ करंट। तो जिस डायरेक्शन में करंट चलती है उसके अपोजिट में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। आपने ऑलरेडी यूनिट सेकंड में ये चीज देख लिया है। तो इसका मतलब है इफ दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है, अगर मैं दिखाऊं, ये देखिए, सो दिस इज डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी यूडी, ये देखिए, तो बिल्कुल उस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना। तो ये एंगल जो यहाँ पर है बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ये एंगल किस किस के बीच में है, ये एंगल जो है ये एक्चुअली बस बी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में है। ये देखिए, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी उस डायरेक्शन में है। यहाँ पे ये भी बता सकते हैं कि दिस इज एक्चुअली द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, दिस इज लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है दैट इज थीटा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस थीटा पर डिपेंड करेगा कि हमारा कंडक्टर कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ये डेफिनेटली इस थीटा पर डिपेंड करेगा। दैट इज व्हाई इट इज ऑफ सो मच इंपॉर्टेंस। सो थीटा आप याद रखिए, ये जो थीटा एंगल है इट इज द एंगल बिटवीन लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। या आप ऐसे भी बता सकते हैं लेंथ ऑफ कंडक्टर मींस द डायरेक्शन ऑफ, क्योंकि लेंथ ऑफ कंडक्टर अगर आप ये लेंगे दिस इज आल्सो द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आप ये भी बता सकते हैं कि थीटा जो है ये एंगल है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। यहां बता सकते हैं कि ये जो एंगल है दिस इज द एंगल बिटवीन लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों चीजें सेम है अगर आप देखेंगे यहां पर। अच्छा, तो इसके बाद आपको पता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है, कोई भी वेलोसिटी, अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कोई भी वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी किसके बराबर होगी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो चूंकि इस कंडक्टर की बात चलती है ऑफ लेंथ जीएल, तो इसमें जब इलेक्ट्रॉन चलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को पूरे कंडक्टर में चलना है, अब इस जीएल में भी वो चलेगा। अब चूंकि जीएल की बात चल रही है, तो जब कोई इलेक्ट्रॉन इस जीएल में चलेगा तो उसको डिस्टेंस पाई करनी पड़ेगी जीएल। सो दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट उसको डीएल लेना पड़ेगा। इस डीएल डिस्टेंस को कवर करने के लिए उस इलेक्ट्रॉन को कुछ टाइम लगेगा। लेट मी सपोज दैट टाइम इज dt, ठीक है ना। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, सो दैट इज वेलोसिटी, ठीक है ना। लेकिन एक नेगेटिव साइन में यहां पर इंट्रोड्यूस करता हूं, क्यों, इसका मतलब है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और जो डायरेक्शन है इस डीएल की, आप याद रखिए, ये जो लेंथ एलिमेंट डीएल है ना, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आप अभी देखेंगे, अब आप कहेंगे इसका डायरेक्शन क्या होता है। आपने बहुत जगहों पर देखा डीएल का डायरेक्शन, लेकिन यहां पर ये जो डीएल है, जिसको हम करंट एलिमेंट भी बोलते हैं या लेंथ एलिमेंट भी बोलते हैं, इसका डायरेक्शन सेम होता है एज दैट ऑफ करंट।
तो डीएल की डायरेक्शन जो होती है ये बिल्कुल करंट की डायरेक्शन, इसका मतलब है डीएल का डायरेक्शन नीचे की जाने में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन कहां की जाने में, ऊपर की जाने में। इसका मतलब है डीएल की डायरेक्शन जो कि करंट की डायरेक्शन होती है, तो डीएल की डायरेक्शन क्योंकि अब होगी नीचे की जानिब, करंट की डायरेक्शन की जानिब, ठीक है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऊपर की जानिब है। तो इसका मतलब है इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इस डीएल का डायरेक्शन आपस में अपोजिट है। दैट इज एक नेगेटिव साइन हमने यहां पर इंट्रोड्यूस किया। तो नेगेटिव साइन का ये मकसद है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ दिस डीएल दे आर अपोजिटली डायरेक्टेड। इसीलिए आप याद रखिए ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन तो आपको पता है, ये बिल्कुल करंट के अपोजिट होता है। ठीक, अब आप में से कोई कंफ्यूजन में पड़ जाएगा कि डीएल का डायरेक्शन क्या होता है, इसलिए हमने बता दिया कि ये जो करंट एलिमेंट हमने चूज किया इसका डायरेक्शन वही होता है जो करंट का होता है। तो डेफिनेटली चूंकि अगर हम यहां मानेंगे करंट का डायरेक्शन, यहां ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन, क्योंकि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपोजिट होती है, इसलिए ये लेंथ एलिमेंट की डायरेक्शन और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट होगी। दैट्स एक नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस की गई है यहां। तो इसके बाद ये जो यहां पर है दैट इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस स्मॉल लेंथ एलिमेंट ऑफ लेंथ। अभी हमने पूरे कंडक्टर का फोर्स नहीं निकाला है, अभी हमने निकाला है कि ये जो लेंथ एलिमेंट हमने लिया ऑफ लेंथ जीएल या करंट एलिमेंट ऑफ लेंथ जीएल, ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इसको थोड़ा हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दिस इज माइनस ई, पहले हम ये लिखेंगे, ठीक है ना, एन ए जी एल, ओके, फिर ब्रैकेट में क्या आएगा वीजी। अब वीजी के बदले में लिखूंगा ये माइनस टाइम्स जीएल बाई जीजी, माइनस टाइम्स जीएल बाई जीटी या जी बाई जीटी आप एल भी आप बता सकते हैं, ठीक है ना, क्रॉस, दैट इज क्रॉस बी, आप यहाँ पर वेक्टर की निशानी भी लगा सकते हैं क्योंकि क्रॉस वेक्टर इसका होता है। So magnetic field experienced by this current carrying small length element dl is df equals, that is ये माइनस माइनस हो गया प्लस ई एन देन ए देन डी एल देन नीचे आ जाएगा डी टी और ब्रैकेट में रहेगा डी एल क्रॉस बी। तो दोनों वेक्टर है, क्योंकि वेक्टर्स का ही क्रॉस होता है, तो बी चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है ही मैग्नेटिक फील्ड। अब डीएल हमने अभी आपको बता दिया ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन क्या होता है, वही जो डायरेक्शन करंट का होता है। ओके, छोड़ दीजिए ये बात, मुझे बताइए ये चीज क्या है। इसलिए मैंने, अगर आपको याद होगा, मैंने पहले आपको बताया करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन, वहां पर आपने ये चीज देख लिया है। अगर मैं आपको बताऊं दिस इज एक्चुअली चार्ज इन लेंथ एलिमेंट डीएल व्हिच इज मूविंग। ये जो लेंथ एलिमेंट डीएल है ना, इसमें कितनी चार्ज मूव कर रही है, इसमें कौन मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अगर मुझे पता चला इसमें कितने इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, दैट विल बी टोटल चार्ज फ्लोइंग इन लेंथ एलिमेंट डीएल। जरा देखिए वही बात है, तो ये चीज आपने देख लिया, ये एडीएल, अभी इससे पहले आपने निकाला जब मैंने बाहर फिगर निकाली, ये एडीएल क्या है, ये वॉल्यूम है इस लेंथ एलिमेंट का वॉल्यूम। जब मैंने इसको n से मल्टीप्लाई किया तो इसने मुझे क्या दिया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही मोशन में होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इस लेंथ एलिमेंट डीएल में, इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब ई जो है ये चार्ज है 1 इलेक्ट्रॉन पर, तो 1 इलेक्ट्रॉन पर इतनी चार्ज है, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स पर कितनी चार्ज होगी मल्टीप्लाई, तो दिस विल गिव मी टोटल चार्ज फ्लोइंग इन लेंथ एलिमेंट डीएल। सही है ना, तो इसलिए ये जो यहाँ पर एक्सप्रेशन है ई एन ए जी एल, क्योंकि ये आपको देता है वॉल्यूम एडीएल, वॉल्यूम को आपने n से मल्टीप्लाई किया, दिस गिव्स यू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन लेंथ एलिमेंट डीएल, और आपने इसको 1 इलेक्ट्रॉन की चार्ज से मल्टीप्लाई किया, सो दिस गिव्स यू टोटल चार्ज फ्लोइंग इन लेंथ एलिमेंट डीएल। तो मैं इसको डिनोट करता हूं df इक्वल्स, इसलिए मैं इसको लिखूंगा चार्ज, चूंकि हम क्यू से डिनोट करते हैं, मैं लिखूंगा dq, क्योंकि ये भी स्मॉल चार्ज है ना विच इज फ्लोइंग, क्योंकि मैंने पूरे कंडक्टर में नहीं देखा कितना चार्ज फ्लो हो रहा है ना, तो दैट इज dq डिवाइडेड बाय दिस dt, तो इनटू आएगा dl देन क्रॉस b। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा, क्योंकि अभी हमें पूरे कंडक्टर को देखना है वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अभी हमें निकला कि ये जो लेंथ एलिमेंट है जीएल वाला, ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, अभी उसके लिए एक्सप्रेशन आ रही है। सो जीएल, तो अगर आप इस चीज को देखेंगे, दिस इज एक्चुअली द करंट, ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज डी बाई डी टी ऑफ क्यू, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, हाउ चार्ज दैट मींस चेंजेस विद द passage of time, that is called as current। आपने करंट का डेफिनेशन याद है ना, so current जो है it is actually charged by time, so if the current is changing with time then it is d by dt of q, ठीक है ना,
rate of flow of charge with respect to time, that is current. इसके बदले में लिखूंगा current flowing in the conductor, then it comes as GL, then cross B. लेकिन ये क्या है, ये आपको अभी टोटल फोर्स नहीं देता है कि ये पूरा कंडक्टर कितना टोटल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अभी आपको ये देता है कि इसका स्मॉल एलिमेंट जो आपने लिया ऑफ लेंथ DL, ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब टोटल फोर्स कितना होगा कंडक्टर पर, तो अगर हम आम बात करेंगे, मैंने एक लेंथ एलिमेंट यहाँ लिया, यहाँ पर एक लेंथ एलिमेंट लिया, ये वाला, ठीक है ना, मैंने देखा ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। फिर मैं देखूंगा ये DL, एक और DL यहाँ बनेगा, मान लेते हैं। तो अगर ये लेंथ एलिमेंट फोर्स एक्सपीरियंस करता है DL, तो ये जो लेंथ एलिमेंट है ये भी करेगा DL, यहाँ पर एक और लेंथ एलिमेंट बनेगा। तो अगर इसमें 10 लेंथ एलिमेंट ऐसे बनेगा, तो मुझे इस फोर्स को 10 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा टू गेट द टोटल फोर्स। तो टोटल फोर्स कैसे निकालेंगे, हम देखेंगे ये DL जो यहाँ पर है ये कितने बनेंगे। अगर मान लेते हैं कि हमारे कंडक्टर में ये DL जो है स्मॉल लेंथ एलिमेंट 10 बन गए, तो एक लेंथ एलिमेंट इतना फोर्स एक्सपीरियंस कर, तो 10 लेंथ एलिमेंट कितना फोर्स है, तो मुझे इस फोर्स को 10 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा। तो अगर इसमें, ठीक है ना, ये DL बनते हैं 15, तो मुझे इस फोर्स को 15 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा टू गेट द टोटल फोर्स। तो सिंपली टू गेट द टोटल फोर्स आई हैव टू एड अप दीज स्मॉल फोर्सेस। ये जो स्मॉल फोर्सेस है एक्सपीरियंसेस बाय लेंथ एलिमेंट DLs, इन तमाम फोर्सेस को एड अप करना पड़ेगा, ठीक है ना, टू गेट द टोटल फोर्स। कितनी बार एड अप करना पड़ेगा, जितने DLs निकलेंगे आपके कंडक्टर के, लेकिन बहरहाल एड अप करना पड़ेगा इन स्मॉल फोर्सेस को टू गेट द टोटल फोर्स। और एड अप हम निकालते हैं फिजिक्स में बाय टेकिंग द इंटीग्रेशन, because integration means add up these small forces, you will get the total force experienced by whole conductor when placed in a uniform magnetic field. Now this goes now, क्योंकि अभी small force नहीं रहा, so this is the total force experienced by a current carrying conductor when placed in a magnetic field. Now that is integral I, that is GL cross B. अब सीधी बात है, ये जो मैग्नेटिक, ये जो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द कंडक्टर है when placed in a magnetic field is, जब इंटीग्रेशन हो जाए तो सम अप किसको करना है, I को नहीं करना है, B को नहीं करना है, DL उसको सम अप करना है। क्योंकि यहाँ पर एक DL आपको मिला, एक DL, इसी तरह यहाँ एक और DL बनेगा इसका, यहाँ पर एक और DL, यहाँ पर एक और DL। जब आप तमाम DL उसको जमा करोगे ना, you will get the total length of the conductor. So इंटीग्रेशन यही बात बताती है। तो इंटीग्रेशन इस DL की हो जाएगी। इंटीग्रल DL का मतलब है सम अप ऑल दीज DLs. सो व्हेन यू सम अप, I को तो सम अप नहीं हो जाएगा, जब DL सम अप हो जाएंगे you get L, that is the total length of the conductor, है ना। Then cross B, ये जो एक्सप्रेशन आपके सामने है, I will call this as expression A. This is the required expression which gives you the force experienced by a current carrying conductor when placed in a magnetic field. तो एक्सप्रेशन तो हमें मिल गई, लेकिन हम इसको थोड़ा और इस पर डिस्कशन करना चाहते हैं। मतलब फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर इज I, then L cross B. L is length of conductor, B is direction of magnetic field, तो F equal is I, मैं इस L cross B को, ठीक है ना, क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन के हिसाब से खोलना चाहता हूँ। इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ L, मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। यानी L और B के बीच में एंगल कितना है, कितना है, अभी वो लिखा है, L और B के बीच में जो एंगल है दैट इज थीटा। सो दिस इज लेंथ ऑफ कंडक्टर, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, है ना, इसके बीच में एंगल जो थीटा है, तो इसी का साइन आएगा बाय डेफिनेशन ऑफ डॉट दिस क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है ना, क्योंकि दो वेक्टर्स का क्रॉस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। और श्योर बात एक भी है कि क्रॉस प्रोडक्ट जब दो वेक्टर्स का आप निकालते हैं, तो ये जो नई क्वांटिटी निकलती है ये भी एक वेक्टर होती है, और इसकी डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर टू both these vectors. Cross product का definition जब आप याद दिलाएंगे। So this is force experienced by current carrying conductor I L B sin theta. I call this equation B. चाहे आप इक्वेशन A की सूरत में याद रखो, force experienced by current carrying conductor। अगर आप इस L cross B को खोलेंगे, you will get this expression। तो इसका मतलब है जब एक कंडक्टर, but that should be current carrying conductor। तो अगर करंट नहीं चल रही है आपके कंडक्टर में, फिर अगर आप उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे भी वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि बेसिकली ये मूविंग चार्जेस है जो फोर्स एक्सपीरियंस करती है। जब आपने लॉरेंट्ज़ मैग्नेटिक फोर्स देखा है ना, तो जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, क्योंकि उसमें भी मूविंग चार्जेस है इन टर्म्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो वही हमने निकाला कि जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में होता है, तो दैट एक्सपीरियंसेस दिस मच फोर्स, है ना। तो किस किस बात पर ये फोर्स डिपेंड करता है? करंट कितनी जा रही है, लेंथ ऑफ कंडक्टर कितनी है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, और एंगल क्या है इस L और B के बीच में। दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट
कि इस एंगल पर भी डिपेंड करता है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड। ये एंगल कितना है इस पर भी डिपेंड करता है कि आपका जो कंडक्टर है ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ओके, अच्छा, चूंकि एंगल पर डिपेंड करता है और जब आपका कंडक्टर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा डेफिनेटली आपका कंडक्टर मूव हो जाएगा, यहां हो जाएगा या यहां हो जाएगा, तो थीटा चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है आपका कंडक्टर ये वेरी होता है। जब कोई चीज वेरी होता है ना तो इसका कभी मिनिमम वैल्यू होता है कभी मैक्सिमम। मैं इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहता हूं तो मिनिमम का निकलेगा when sin थीटा विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि sin थीटा का वैल्यू मिनिमम 0 मैक्सिमम 1 है ना। अगर इसका मिनिमम वैल्यू है sin थीटा का मिनिमम वैल्यू है तो फोर्स भी मिनिमम होगा। अगर sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू आ गया which is 1 तो आपका फोर्स भी मैक्सिमम होगा, है ना। लेकिन मैं इस मैक्सिमम की बात करता हूं कब हमारा कंडक्टर मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, when sin थीटा इज 1। सो स्पेशल कंडीशन when थीटा इज 90 डिग्री, है ना, तो हमारा कंडक्टर कब मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, when this is equal to 1। लेकिन sin थीटा कब 1 निकलता है जब थीटा 90 होता है, इसलिए मैं कहा when थीटा इज 90 what will be the force experienced by the conductor, then equation B becomes F equals I L B sin 90, है ना। तो थीटा 90 का क्या मतलब है उधर देखिए फिगर में, थीटा 90 का मतलब है ये थीटा कब 90 बनेगा जब आपका कंडक्टर बिल्कुल परपेंडिकुलर आ जाएगा टू मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब है थीटा 90 लिखने का मतलब है कि आपका जो लेंथ ऑफ कंडक्टर है, लेंथ ऑफ कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उसी वक्त थीटा आएगा 90 और sin थीटा आएगा sin 90 आएगा 1, तो आपका फोर्स कंडक्टर पर मैक्सिमम आ जाएगा। सो आई राइट दिस इज F max एक्चुअली मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर दैट इज इक्वल टू I L B, इसके बदले 1 आएगा और 1 चूंकि मैक्सिमम वैल्यू होता है साइन फंक्शन का तो इसलिए आपका फोर्स मैक्सिमम, तो मैक्सिमम फोर्स ऑन द कंडक्टर इज I L B। अब आप कहेंगे आपने ये क्यों दिखा दिया, एक्चुअली आगे जाके हमें प्रिंसिपल देखना है किसी डिवाइस का, उसमें ये यूज हो जाएगा। तो बेसिकली मैं बात कर रहा था, आप में से कोई कहेगा सर हमने फोर्स निकाल दिया कंडक्टर पर कितना होगा I L क्रॉस B, जनरल डेफिनेशन यहाँ पर, यहाँ I L B साइन, इसका डायरेक्शन क्या होगा इस फोर्स का, वट एवर इज द डायरेक्शन ऑफ दिस क्रॉस प्रोडक्ट। जब आप दो वेक्टर का क्रॉस लगाते हैं जो नई क्वांटिटी यहां निकलती है ये भी एक वेक्टर होती है और इस वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन क्या होती है बाय यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट डेफिनेशन, ठीक है ना। तो ये जो दो वेक्टर्स का जब आप क्रॉस लगाते हैं जो ये नई क्वांटिटी निकलती है इसका डायरेक्शन होता है इन दोनों वेक्टर्स को परपेंडिकुलर जिनका आपने क्रॉस लगाया है। तो इसका मतलब है इन दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट पर ही डिपेंड करता है एफ का डायरेक्शन, है ना, क्योंकि आई जो है स्केलर क्वांटिटी करंट है, इसका कोई डायरेक्शन के साथ लेना देना नहीं है, इसलिए एफ का डायरेक्शन जो है उसमें कोई दखल नहीं देगा आई, क्योंकि आई का कोई डायरेक्शन है ही नहीं। तो इसलिए एफ का वही डायरेक्शन होगा जो एल क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा। लेकिन आपको बाय क्रॉस प्रोडक्ट पता है कि दो वेक्टर्स का जब आप क्रॉस लगाते हैं तो उस क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर टू बोथ दीस वेक्टर्स। तो इसलिए एफ की डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू एल एंड बी, एल और बी दोनों पर परपेंडिकुलर होगा एफ, सही। तो इसका मतलब है अगर ये लेंथ ऑफ कंडक्टर है, ये देखिए अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है जो कि दोनों बोर्ड पर है, तो ये जो फोर्स होगा ना इस कंडक्टर पर उसका डायरेक्शन ऐसे होगा, ये देखिए ऐसे परपेंडिकुलर टू, चाहे फिर परपेंडिकुलर बाहर की जानिब होगा या अंदर की जानिब, लेकिन बहरहाल बाय डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ये जो फोर्स होगा ये दोनों वेक्टर्स एल और बी दोनों पर परपेंडिकुलर होगा, सही। तो इसका मतलब अगर आपको कोई बोलेगा इस फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, आप कहेंगे फोर्स का डायरेक्शन वही होगा जो एल क्रॉस बी का होगा, लेकिन स्पेशली जब मैक्सिमम फोर्स होगा आपके कंडक्टर पर, मैं सिर्फ स्पेशल केस पर, वरना जनरली आपको एफ का डायरेक्शन देगा एल क्रॉस बी का डायरेक्शन, है ना। तो वो आपको पता ही है कि क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, वो परपेंडिकुलर होती है बोथ दीस वेक्टर्स। लेकिन स्पेशली व्हेन थीटा इज 90, तो थीटा 90 का क्या मतलब है कि आपका ये मैग्नेटिक फील्ड है और आपका ये कंडक्टर है, ये देखिए। सो दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज योर लेंथ ऑफ कंडक्टर, दैट्स व्हाई थीटा इज 90। तो इसका मतलब है जब आपका कंडक्टर ऐसे नहीं बल्कि बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, इसी स्पेशल केस की बात है, क्योंकि इसी वक्त आपका कंडक्टर मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करता है आईएल। अब इस मैक्सिमम फोर्स की डायरेक्शन कौन देगा, वो भी देगा क्रॉस प्रोडक्ट एल क्रॉस बी देगा ना। लेकिन यहां पर हम स्पेशली सिर्फ यहां पर जो मैक्सिमम फोर्स होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इस्तेमाल करते हैं टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स। लेकिन जब मैक्सिमम फोर्स होगा वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आप
हर एंगल के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। व्हेन थीटा हियर इज 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री, वो आपको हर हमेशा ये क्या बोलते हैं डायरेक्शन नहीं देगा फोर्स का फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो हर हमेशा थीटा जो कुछ भी होगा उस वक्त आप डायरेक्शन निकाल सकते हैं बाय टेकिंग द डायरेक्शन ऑफ एल क्रॉस बी, है ना। लेकिन जब आपके कंडक्टर पर मैक्सिमम फोर्स है, व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, व्हेन द एंगल बिटवीन एल एंड बी इज 90, उस वक्त आपके कंडक्टर पर मैक्सिमम फोर्स होगा। और इसी वक्त फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी हमें डायरेक्शन देता है इस फोर्स का। तो अब वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कैसे डायरेक्शन देगा इस फोर्स का, ये देखिए। श्योरली ये जो फोर्स होगा ना, ये लेंथ ऑफ कंडक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। मुझे बताइए फोर्स कहां होगा, अभी मैंने बता दिया इन दोनों पर परपेंडिकुलर। ये देखिए मसला है क्या परपेंडिकुलर बाहर की जाने में या परपेंडिकुलर अंदर की जाने में, जस्ट लाइक दैट। आप समझ गए ना बात। देखिए ये आप मान लीजिए कि यहाँ पर, ठीक है, वो जो मैग्नेटिक फील्ड है ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ओके। ये लेंथ ऑफ कंडक्टर है, ये देखिए बिल्कुल ऊपर की जाए। तो ये होगा आपका फोर्स, जो मेरा पेन है जिससे मैं लिखता हूँ दिस डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, ये उन दोनों पर परपेंडिकुलर होगी। तो इस वक्त ये तीनों परपेंडिकुलर होगी, ऑलरेडी ये और ये परपेंडिकुलर है क्योंकि थीटा 90 है। अब फोर्स चूंकि दोनों पर परपेंडिकुलर, तो ये तीनों चीजें परपेंडिकुलर होगी। कौन कौन? मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड फोर्स, है ना। इसी वक्त फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इस्तेमाल होता है। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को अब क्या करना है, अब आप कहेंगे सर आपने तो बता दिया फोर्स का डायरेक्शन, वो तो परपेंडिकुलर होगा इन दोनों पर। लेकिन अब मसला है ना, परपेंडिकुलर यहाँ की जाने भी होगा, परपेंडिकुलर यहाँ की जाने भी होगा। अब क्या वो बाहर की जाने परपेंडिकुलर है या अंदर की जाने परपेंडिकुलर, दैट्स व्हाट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यही बात बताता है। वो तो श्योर है कि ये जो फोर्स होगा ये इन दोनों पर परपेंडिकुलर होगा, लेकिन बाहर की जाने होगा अंदर की जाने होगा। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमें क्लियर पिक्चर देता है क्या होगा। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता है, देखिए कैसे वो इस फोर्स की डायरेक्शन हमें मालूम करके देता है। इस फोर्स की डायरेक्शन जब मैक्सिमम फोर्स होता है, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बताता है इस फोर्स की डायरेक्शन में जब मैक्सिमम फोर्स होता है आपके कंडक्टर पर, कि आप लेफ्ट हैंड जो अपना है इसकी 3 फिंगर, कौन थंब, फर्स्ट फिंगर या जिसको आप इंडेक्स फिंगर भी बोलते हैं, थंब, फर्स्ट फिंगर एंड मिडल फिंगर, इनको म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ऐसे नहीं ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर लगनी चाहिए, ये बिल्कुल इस पर परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ये इस पर ये तीनों परपेंडिकुलर है। अभी आपने देखा क्यों तीनों परपेंडिकुलर, क्योंकि एल बी और एफ इस सिचुएशन में तीनों परपेंडिकुलर आती है एक दूसरे पर, है ना। पहले आप इनको म्यूचुअली परपेंडिकुलर करो, आपको फोर्स की डायरेक्शन देखनी है ना। तो ये जो फिंगर है, ये वाले फिंगर, इसको आप इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कर दो। तो हमारी फिगर में अगर आप देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड तो मुझे ऐसे करना है। So first finger shows direction of magnetic field. Middle finger will point in the direction of शाबाश length of the conductor। ये जो है यहाँ पर length of conductor, यहाँ करंट मान लीजिए, क्योंकि length of conductor जो है करंट की डायरेक्शन में होता है। तो मान लेते हैं कि आप length of conductor दिखा सकते हैं L, तो L का डायरेक्शन भी होता है जो करंट का होता है, इसलिए कभी L के बदले यहाँ लिखा गया होगा I, जस्ट लाइक दैट, ठीक है ना। अच्छा, तो मान लेते हैं कि यहाँ करंट ऊपर की जाने चल रही है आपके कंडक्टर में, यहाँ दिस इज लेंथ ऑफ कंडक्टर सपोज, सो दिस शोज मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, राइट, दिस शो डायरेक्शन ऑफ करंट मींस लेंथ ऑफ कंडक्टर, है ना। तो इस वक्त अगर आप देखेंगे, मैंने बिल्कुल सिचुएशन के हिसाब से दिखा दिया, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज थंब, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इनको म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखा, और मेरा थंब इस वक्त इन दोनों पर परपेंडिकुलर है, लेकिन कहां की जानिब गया, अंदर की जानिब। तो इसका मतलब है इस वक्त इस सिचुएशन में जो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स होगा ना, वो इन दोनों पर परपेंडिकुलर होगा, एल और बी पर, बट डायरेक्टेड इनवर्स। इसलिए अगर मैं 3 डायमेंशनल फिगर में दिखाऊंगा, ये देखिए, तो फोर्स जो इस कंडक्टर पर होगा वो बिल्कुल होगा ऐसे, जस्ट लाइक इनवर्स, जस्ट लाइक दिस। तो अगर हम डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स कर देंगे तो लेंथ ऑफ कंडक्टर रिवर्स हो जाएगी, ये देखिए। तो अगर ये कंडक्टर आपका ऐसे है, ठीक है ना, तो लेंथ ऐसे आ गई, ठीक है। लेंथ की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन होती है, तो मान लेते हैं करंट इस डायरेक्शन में चल रही है, दैट इज द लेंथ हमने नीचे की जाने ले ली। तो इस वक्त भी एंगल आएगा 90 डिग्री। अब इस वक्त भी फोर्स होगा मैक्सिमम, दैट इज आएगा, लेकिन इसका डायरेक्शन पहले अभी आपने देखा कि अभी फोर्स का डायरेक्शन एल और बी दोनों पर परपेंडिकुलर था, बट डायरेक्शन इनवर्स। इस वक्त भी फोर्स एल और बी पर परपेंडिकुलर जरूर होगा, दैट शुड बी डेफिनेटली डायरेक्टेड आउटवर्ड्स। तो लगाइए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, देखिए क्या बात सही है। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल मुझे क्या बताता है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर करो अपनी 3 फिंगर्स लेफ्ट हैंड की, ये वाली फर्स्ट 3 फिंगर्स, इस फिंगर को करो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, सॉरी इस फिंगर को करो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इस मिडिल को करो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट मींस लेंथ की डायरेक्शन में, है ना। तो आपका थंब जहां की जाने फिर जाएगा, ये डायरेक्शन शो करेगा फोर्स का, है ना। तो क्या मैं सही दिखा रहा हूं, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड बी जो है इसी डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन शो कर रहा है करंट की यानी लेंथ की, तो गलत शो कर रही है क्योंकि इस वक्त लेंथ नीचे की जाने में, तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा।
सो दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस शो डायरेक्शन ऑफ करंट, मींस लेंगे इस वक्त थंब जो है ये इन दोनों पर परपेंडिकुलर, क्योंकि थंब ही फोर्स का डायरेक्शन देता है, तो इस वक्त फोर्स होगा इन दोनों पर परपेंडिकुलर बट डायरेक्टेड आउटवर्ड्स। तो आपने देखा कि बिल्कुल फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमें बताता है कि फोर्स का डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगा बोथ एल एंड बी, लेकिन इस वक्त बिल्कुल इस डायरेक्शन, इससे पहले इस डायरेक्शन में था परपेंडिकुलर, अब इस डायरेक्शन में होगा। तो इसका मतलब है कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आपको देता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, लेकिन तभी जब आपका फोर्स कंडक्टर पर मैक्सिमम होगा, यानी जब एल और बी आपस में परपेंडिकुलर है ना, तो उस वक्त फोर्स इन दोनों पर परपेंडिकुलर होगा, बट वेदर दैट फोर्स इज डायरेक्टेड इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स, नाउ दैट इज डिसाइडेड बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो इसलिए इस मैक्सिमम फोर्स का डायरेक्शन हमें देता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को जल्दी जल्दी स्टेट करते हैं, ठीक है ना। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ये बात बताता है कि आप अपने लेफ्ट हैंड की फर्स्ट 3 फिंगर्स को म्यूचुअली परपेंडिकुलर कर दो, मिडिल इस फर्स्ट फिंगर को करो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर को करो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और जिस जाने फिर थंब जाएगा ये थंब आपको दिखाएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन दिस कंडक्टर, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट दिस फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड।